बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रेंड्स फिजिक्स। आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट, आज हम पास्ट पेपर एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर शुरू होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरे हर नए वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आ सके। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर आपके इम्तिहानात की उम्दा तैयारी के लिए हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इन वीडियो लेक्चर्स को अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरों की मदद कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं कि आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यूज़ करेंगे। मैं इंतहाई कम टाइम में आपको ये पूरा चैप्टर एमसीक्यूज़ के जरिए रिवाइज करवाऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो लेक्चर को एंड तक लाजमी देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की जानिब। The force that appears as result of the interaction between two moving charges is called। Dear student, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। सिमिलरली जब दो चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे तो दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्रिएट करती हैं, जो कि मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के चार्ज पार्टिकल्स की मोशन किस तरह से है ये आप देख सकते हैं। सो राइट ऑप्शन होगा इसका चार्ली ऑप्शन, मैग्नेटिक फोर्स। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। डियर स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। सो राइट ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। If a current flows through the wire directed out of the paper, the magnetic field is represented by। Dear student, magnetic field की जो डिटेक्शन है ये राइट हैंड रूल से होती है। सो आप देख सकते हैं कि अगर करंट जो है वो आउट ऑफ द पेज होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे आ गया बीटा ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड लास्ट्स एज लॉन्ग एज द डैश फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये इंतहाई अहम बात है कि जब भी आपके पास करंट फ्लो करेगा तो उसके फ्लो करने की वजह से सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो ये देखिए, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आपके पास करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, लेकिन अगर करंट नॉन जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो होगी। इसीलिए इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट, चार्ली ऑप्शन। ना इसका अल्फा ऑप्शन हो सकता है ना बीटा, और ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ इसका आंसर जो है वो चार्ली होगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो अभी मैं बता कर गया हूँ कि हम राइट हैंड रूल से जो है वो मालूम करते हैं। जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन शो करता है, जबकि कर्लिंग फिंगर जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। सो राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की हुई है जो कि डायरेक्टेड अपवर्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि करंट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके एक नेट मैग्नेटिक फोर्स बनाएंगी। तो उसकी जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि ILB sin थीटा। सो राइट ऑप्शन जो होगा हमारे पास अल्फा ऑप्शन। 1 टेस्ला इज इक्वल टू। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, अभी मैंने बताया कि F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री है तो sin 91 होगा। तो B इज इक्वल टू F/IL हो गया। यूजिंग SI यूनिट्स तो आप देख सकते हैं कि B जो है ये न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर है। जो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर है ये टेस्ला के इक्वल होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन टेस्ला। ये इंतहाई अहम MCQ है और ये 2-3 दफ़ा जो है ये पेपर में आ भी चुका है। सो आपने इसको भूलना नहीं है। अब राइट ऑप्शन बन जाएगी बीटा ऑप्शन। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो डियर स्टूडेंट, अभी मैंने बताया कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं और इनका जो यूनिट होगा SI वो टेस्ला होगा। बीटा इज द राइट ऑप्शन। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस।
तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस बढ़ेगा b की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, इसी तरह जो आपके पास r की वैल्यू कम होगी b की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो नियर द कंडक्टर जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा बीटा ऑप्शन। ये आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। और आप देख भी सकते हैं कि एज r इंक्रीजेस b डिक्रीजेस, करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी आपके पास एंगल 90 डिग्री होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी, और फोर्स कब जीरो होती है, जब आपके पास एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा अल्फा ऑप्शन मैक्सिमम फोर्स के लिए। अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज सराउंडेड बाय, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो वो अपनी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये आप देख भी सकते हैं डायग्राम में। सो इस बात को अपने माइंड में बिठा लें कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज सराउंडेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। सो राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, वंस अगेन एज एफ इज इक्वल टू ILB sin थीटा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो इसीलिए हमने दोनों साइडों को L से डिवाइड किया, तो ये आपके पास आ गया IB sin थीटा। अब यहाँ पर आप B की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आपके पास दो कंडक्टर होंगे जिनमें करंट की वैल्यू डिफरेंट फ्लो कर रही है, तो B हमें पता है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए म्यू नॉट आई ओवर 2πr होता है। तो ये देखिए, ये जो कंसेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया है ये हम एंटी टेस्ट के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अगर आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और दोनों में करंट डिफरेंट फ्लो कर रहा है और उनके दरमियान कोई डिस्टेंस है, तो आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ इस फार्मूले से निकालनी है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो चार्ली ऑप्शन बन जाएगा। द सिंबल डॉट रिप्रेजेंट्स द करंट फ्लोइंग, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत बेसिक बात है। आप जानते हैं कि जो डॉट है ये आउट ऑफ द पेज के लिए होता है, जो क्रॉस है वो इनटू द पेज के लिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा बीटा ऑप्शन। टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, डियर स्टूडेंट इंतहाई अहम MCQ है, बहुत दफ़ा पेपर में भी आया है, बुक की साइड इन्फॉर्मेशन है। तो याद रखिएगा कि जब भी करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगी, और जब भी वायर्स के अंदर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव इन नेचर होगी। तो यहाँ पर अब हमें अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो अल्फा ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। सो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। ये चीज़ जो है एंड पे न्यूमेरिकल में भी लग रही है एक, तो आपने इस फार्मूले को भूलना नहीं है, ये इंतहाई अहम फार्मूला है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्सेस, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दर हकीकत ये डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया का। तो जितने भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट वाले फार्मूले हैं या क्वांटिटीज़ हैं वो हमेशा स्केलर इन नेचर होती हैं और स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास डेल्टा ऑप्शन, नो डायरेक्शन। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी, अब ये देखिए डियर स्टूडेंट, आपने ये बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसिस, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो है ये वेबर पर एम्पेयर पर मीटर है। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्फा ऑप्शन। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड, तो डियर स्टूडेंट इट्स अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा बीटा ऑप्शन। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड, तो डियर स्टूडेंट्स ये मैं आपको बता कर गया हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये देखिए डॉट प्रोडक्ट होता है ये मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया का। सो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो ये बन जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब ये जो टेस्ला मीटर स्क्वायर है ये वेबर के इक्वल होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट अभी ये बात हम बता कर गए हैं आपको कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया का। तो जब भी आपके पास cos थीटा आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू तब आती है जब एंगल 0 डिग्री हो। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए एंगल 0 डिग्री
और जीरो फ्लक्स के लिए एंगल 90 डिग्री। सो हमसे मैक्सिमम पूछा गया है तो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। अ लॉन्ग टाइटली वाउंड कॉइल इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ये आपके सामने है और आप यहाँ पर इसका फार्मूला भी देख सकते हैं। जो टॉरॉइड होता है डियर स्टूडेंट्स वो इस तरह का होता है, ये भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। सो हमसे यहाँ पर पूछा गया है वाउंड कॉइल इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर, तो ये सोलेनॉइड बनेगा। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ रिजल्टेंट फोर्स। हमने रिजल्टेंट फोर्स बतानी है, तो ये देखिए रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करते हैं और आप वेक्टर नोटेशन से देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बन जाएगा वो बनेगा चार्ली इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड एंड इट्स मोशन। When a charged particle moves through a magnetic field, the effect of field changes the particles. ये देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो जो फील्ड का इफेक्ट है ये इसकी डायरेक्शन को लाजमी चेंज करेगा, क्योंकि इसने इसको डिफ्लेक्ट करना है। तो डिफ्लेक्शन के दौरान इसकी डायरेक्शन लाजमी तौर पे चेंज होगी। जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, उनका फील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये आप देख सकते हैं। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्फा ऑप्शन। द टोटल चार्ज मूविंग इन द प्लेन ऑफ वायर। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक प्लेन ऑफ वायर है, इसका आप क्रॉस सेक्शन एरिया देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो आप देख सकते हैं, ये है NaLQ। सो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा डेल्टा ऑप्शन। ये इंतहाई अहम MCQ है, तो आपने अपनी बुक के अंदर से इसको अंडरलाइन कर लेना है। द फोर्स F इज इक्वल टू FE प्लस FM इन द इक्वेशन इज कॉल्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो डेफिनेशन है लॉरेंट्ज फोर्स की। ये आप देख सकते हैं कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगती है तो उन दोनों फोर्सेस का जो सम है ये लॉरेंट्ज फोर्स कहलाती है। सो राइट ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास चार्ली ऑप्शन। द इलेक्ट्रिक फोर्स कैन। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पे लगेगी तो ये उसकी स्पीड को चेंज कर सकती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है उसकी वैल्यू होगी Q0E/m। अब यहाँ पर मैंने दो MCQ डिस्कस किए हैं कि एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज वाई एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो वो डिफ्लेक्ट होता है, तो डिफ्लेक्ट होके वो एक्सेलरेट हो सकता है, उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो अल्फा होगा। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम इफ इट मूव्स। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल हुआ है। तो इसका फार्मूला आपके सामने है। अब आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम फोर्स के लिए एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह अगर फोर्स 0 हो जाएगी तो एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए जो राइट ऑप्शन बनेगी वो डेल्टा ऑप्शन बनेगी। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्सेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। ये आप देख सकते हैं कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो वो सर्कल में मूव करता है। अब सर्कल में जब ये मूव करता है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, इसलिए वर्क 0। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, यही वजह है कि वर्क जो है वो 0 है। राइट ऑप्शन आ जाएगा चार्ली ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करती। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 इफ इट मूव्स। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको बता कर गया हूँ कि मैक्सिमम फोर्स के लिए एंगल होना चाहिए 90 डिग्री और 0 फोर्स के लिए चार्ज पार्टिकल को या तो पैरेलल मूव करना चाहिए या एंटी पैरेलल। इट मीन्स या तो एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री होना चाहिए। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बन जाएगी वो बनेगी डेल्टा ऑप्शन, बोथ B एंड C। द चार्जेस मूविंग परपेंडिकुलर टू B एक्सपीरियंसेस। तो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन सेम वही बात कि जब भी चार्जेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो उनके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्फा ऑप्शन। चार्ज टू मास रेशियो E/m ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज आल्सो कॉल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड MCQ है, तो आपने याद रखना है कि चार्ज टू मास रेशियो को हम स्पेसिफिक चार्ज रेशियो भी बोलते हैं। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। चार्ज टू मास रेशियो इज मैक्सिमम 4। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल से ये आपको चीज़ समझाई है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास, उसका चार्ज, तो जब हम उसकी चार्ज टू मास रेशियो लेते हैं तो वो आती है 1.76 10⁻11 कूलम पर kg।
तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है इसकी चार्ज टू मास रेशो सबसे ज़्यादा है। सो राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो अभी मैं आपको बता के गया हूँ पिछले एमसीक्यू में कि जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड हैज़ यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई अहम एमसीक्यू है और इसका सलूशन आपने लिखना भी है, ये आपको आ भी सकता है डिराइव करना, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है। न्यूमेरिकल के अंदर ये फार्मूला इस्तेमाल भी होगा जो भी मैं लिखूंगा। तो ये देखिए एसआई यूनिट्स, अब ये ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है ये होता है न्यूटन पर कूलम, जबकि जो कूलम है ये होता है एम्पेयर सेकंड के इक्वल। सो ये आ गया न्यूटन पर एम्पेयर पर सेकंड। इस तरह जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इसका यूनिट होता है टेस्ला, तो हम उसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड की जो रेशो है वो मीटर पर सेकंड के इक्वल है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ई ओवर बी। इस कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर, ये आप देख सकते हैं। सो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास मीटर पर सेकंड बीटा। द सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज गेन्ड इजीली बाय। तो डियर स्टूडेंट, जो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होती है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल्स को देती है अगर वो उसके अंदर प्रीपेंडिकुलरली एंटर हो। सो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास बीटा ऑप्शन। द हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस इज कॉल्ड। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है CRO की, आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो है ग्राफ आया हुआ है। सो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास अल्फा ऑप्शन। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एक्स प्लेट डिस्प्लेस द स्पॉट अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन ये आपके सामने CRO है। अब जो CRO में कैलिब्रेशन है इसको समझना है कि जो आपके पास y एक्सिस होता है वहाँ पर वोल्ट्स होते हैं और जो x एक्सिस होता है वहाँ पे टाइम होता है। सो जो हमें शो होगा वो हमें वोल्टेज शो होगा। सो राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कॉल्ड एज। तो डियर स्टूडेंट, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रेस कहते हैं, ये आप देख सकते हैं CRO के अंदर। सो राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। इन अ कैथोड रे ट्यूब द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो हैं ये निकलते हैं कैथोड सोर्स के अंदर से, उसके पीछे एक फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट के साथ आपने बैटरी लगाई होती है। तो फिलामेंट क्या करता है, फिलामेंट जो है वो हीट अप होके कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। सो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास डेल्टा ऑप्शन, बाय हीटिंग अ कैथोड। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वर्क्स बाय डिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ। तो डियर स्टूडेंट, ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल है, तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो याद रखिएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है डिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। ये आप स्क्रीन के ऊपर डिटेल जो है डायग्राम देख सकते हैं। व्हेन फिलामेंट हीट्स देन इट इमिट्स। तो ये मैं भी आपको बता के गया हूँ कि जब भी फिलामेंट हीट होगी तो फिलामेंट के अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने, ये याद रखिएगा। फिलामेंट ने अपनी हीट एनर्जी देनी है कैथोड सोर्स को, और कैथोड सोर्स से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। सो राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। ये आप स्क्रीन के ऊपर। द फंक्शन ऑफ ग्रिड इन CRO। डियर स्टूडेंट, ये इंतहाई अहम MCQ है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ग्रिड का क्या फंक्शन है। तो ग्रिड का काम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना, इंटेंसिटी को कंट्रोल करना। यही वजह है कि इसने जो स्पॉट बनना होता है स्क्रीन के ऊपर उसकी ब्राइटनेस को भी इसी ने ही कंट्रोल करना होता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय ए नॉट। इसके साथ साथ कंट्रोल्स द ब्राइटनेस ऑफ स्पॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। इन CRO द वेव फॉर्म क्रिएटेड बाय स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर इज। तो डियर स्टूडेंट, ये भी बुक की इंफॉर्मेशन है और ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है कि हमारे पास जो वेव फॉर्म होती है वो सॉटूथ होती है, ये आप देख सकते हैं, अ सॉटूथ वोल्टेज फॉर्म। सो राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ग्रिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ और बहुत दफ़ा रिपीट होने वाला MCQ। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ग्रिड इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। सो राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है ये टॉर्क होता है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल इज मिनिमम व्हेन वेक्टर एरिया ऑफ कॉइल इज। तो ये देखिए आपके पास जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो है टॉ इज इक्वल टू BINA cos अल्फा। जो B है ये मैग्नेटिक फील्ड है, I जो है ये करंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, A एरिया है और cos अल्फा ये हमारे पास एंगल है।
अब मैक्सिमम टॉर्क के लिए एंगल होना चाहिए 0 डिग्री और मिनिमम के लिए एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। तो अब हमसे पूछा गया है मिनिमम कब होगी, तो हमने कहना है कि जब हमारे पास एंगल होगा 90 डिग्री। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल इज मैक्सिमम व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल इज। अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिक जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो ये देखिए, ये आपके पास टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब ये देखें जो हमारे पास फार्मूला है ये है BI cos अल्फ़ा। अब आप ध्यान से देखें तो ये BA cos अल्फ़ा जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। सो हम इसको रीराइट करके लिखेंगे N मैग्नेटिक फ्लक्स I। सो आप देख सकते हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। सो आप देख सकते हैं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल इज मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम तब होगी जब मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। द वर्किंग ऑफ गैल्वानोमीटर डिपेंड्स अपॉन। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है इसकी जो वर्किंग है ये इन तमाम फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कॉइल, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द कॉइल, मोमेंटम ऑफ कॉइल, क्योंकि मोमेंटम इसीलिए क्योंकि जब वो आपके पास घूमेगा पॉइंटर या कॉइल जो है तो उस टाइम मास भी है और उसकी वेलोसिटी भी है। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। Concave pole faces of magnet and soft iron cylinder in galvanometer are used to make the field। इंतहाई अहम MCQ है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो याद रखिए जो हमारे पास गैल्वानोमीटर की ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें आप देख सकते हैं ये जो चीज़, अब ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं कि ये जो फील्ड है ये है हमारे पास कनकेव पोल फेस। कनकेव पोल फेस इसलिए रखा जाता है ताकि फील्ड जो है वो रेडियल हो और स्ट्रॉन्गर हो। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो डेल्टा होगा यहाँ पे। गैल्वानोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। तो डियर स्टूडेंट, जब पॉइंटर ने मूव करना है तो पॉइंटर की मोशन जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी है। सो राइट ऑप्शन होगा इसका अल्फा ऑप्शन। लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट इज यूज्ड इन गैल्वानोमीटर टू मेजर द। अब ये देखें ये एक लैंप स्केल अरेंजमेंट है आपके सामने। अब इसमें होगा ये कि हम जो है कॉइल के ऊपर एक मिरर लगा देंगे और एक लाइट सोर्स जो है उसके ऊपर डालेंगे और वो रिफ्लेक्ट होके किसी ट्रांसपेरेंट स्केल के ऊपर एक जो है स्पॉट के ऊपर जो है वो हमें नज़र आएगी। अब जब करंट जो है इसमें से गुजरेगा तो कॉइल घूमेगी तो मिरर भी घूमेगा। अब जब मिरर घूमेगा तो वो जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें ये मैंने बनाया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इनके दरमियान कोई डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के। तो लैंप स्केल अरेंजमेंट जो है इससे हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मालूम करते हैं। सो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। इन पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर द कॉइल इज पिवटेड बिटवीन। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने एक पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर है। अब आप देख सकते हैं कि एक जैवल बेयरिंग ये है और एक जैवल बेयरिंग ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर के अंदर जो कॉइल है ये 2 जैवल बेयरिंग्स के दरमियान होती है। सो राइट ऑप्शन होगा इसका अल्फा ऑप्शन। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट I इज कॉल्ड। तो डियर स्टूडेंट, इट इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ करंट सेंसिटिविटी। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सिखाई गई है वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज होगी। सो ये आपने नोट कर लेना है, ये आपका साइड नॉलेज है। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी डेल्टा ऑप्शन। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन। तो ये देखिए आपके सामने ये फार्मूले को देखें NAB। अब जो N है ये नंबर ऑफ टन्स हैं, A जो है ये एरिया ऑफ कॉइल है, जो B है ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डेल्टा ऑप्शन। द शंट रेजिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड। तो डियर स्टूडेंट, शंट रेजिस्टेंस एक ऐसी रेजिस्टेंस होती है जो हम गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं ताकि हम इसको एमीटर में कन्वर्ट कर सकें। सो इसकी वैल्यू बहुत ही मामूली होती है, हम इसको लो वैल्यू बाईपास रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। सो राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। ये आपके सामने जो है इसकी वर्किंग इक्वेशन आ गई कि आप शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। एन एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर। तो ये देखिए हमारे पास ये एम मीटर। अब इसमें जो AM है ये एम्पेयर का जो है हमने यहाँ से लिया हुआ है। एम्पेयर का मतलब होता है करंट। सो आपके पास एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे आप करंट मेजरिंग का काम लेते हो और ये आपके सामने सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं। सो राइट ऑप्शन होगी बीटा ऑप्शन। द गैल्वानोमीटर इन सीरीज विद अ हाई रेजिस्टेंस एक्ट्स एज अ।
तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप गैल्वानोमीटर के सीरीज़ में कोई हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे तो अब गैल्वानोमीटर जो है ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास उसकी वर्किंग इक्वेशन आ गई कि ये आपने RH की वैल्यू कैसे मालूम करनी है। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर शुड हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब ये देखें, हमें पता है ओम्स लॉ के अंदर V = IR। अगर वोल्टेज कांस्टेंट रखनी है और आपने मालूम करनी है तो उसको कांस्टेंट होना चाहिए। तो वोल्टेज कांस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी तो करंट बहुत कम होगा, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो ताकि करंट बहुत ही मामूली हो, ताकि वो सर्किट को डिस्टर्ब ना कर सके। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा हमारे पास अल्फा ऑप्शन। एमीटर एंड गैल्वानोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, एमीटर एंड गैल्वानोमीटर हमेशा सर्किट के सीरीज़ में लगते हैं ताकि हम इनसे करंट जो है वो मेजर और डिटेक्ट कर सकें। सो ये आप डायग्राम देख सकते हो, राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो लेक्चर से अपने कंसेप्ट्स को काफ़ी इम्प्रूव किया होगा, चीज़ों को नोट डाउन किया होगा, समझा होगा और ये वीडियो लेक्चर आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत मददगार रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो लेक्चर्स को अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट्स की भी मदद कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग फ्रेंड्स फिजिक्स। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।